हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2016 के फेज 1 के केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन, राइट। तो अगर आप पेपर की बात करें तो पेपर जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, आजकल जैसा नीट आता उसके अकॉर्डिंग, राइट। अगर आप जेईई मेंस और एडवांस के हिसाब से कंपेयर करेंगे तब तो पेपर ईजी था, बट नीट आजकल जैसा आता है उसके हिसाब से, मतलब 2020-21 में, 21 तो अभी नहीं हुआ लेकिन 20 में जैसा पेपर आया था, 19 में जैसा पेपर आया था, उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये वाला पेपर क्या था, डिफिकल्ट साइड पे था, राइट। मॉडरेट भी क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट भी थे। ओवरऑल पेपर का लेवल आप कहेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट था आज के लेवल के हिसाब से, राइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, है ना। CH4NH3 और वाटर के बारे में कह रहा है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आप सबको पता है कि CH4 जो है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, शेप टेट्राहेड्रल होता है। अमोनिया का शेप पिरामिडल होता है और वाटर का शेप कैसा होता है, एंगुलर होता है। वाटर का शेप कैसा होता है, एंगुलर होता है, राइट। अगर आप एंगल की बात करोगे, बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल की बात करो तो वो CH4 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NH3, एज कंपेयर टू वाटर, राइट। बॉन्ड एंगल की आप बात करो तो CH4 का ज्यादा होता है NH3 से और NH3 का ज्यादा होता है वाटर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। क्या होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये तो आसान क्वेश्चन था। पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वाटर का बॉन्ड एंगल लार्जर है। वाटर का बॉन्ड एंगल क्या है, लार्जर है CH4 से। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं, राइट। तो आसान चॉइस है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका इथाइन दिया हुआ है, इसका पहले NaNH2 से रिएक्शन करवा रहे हैं और बाद में किससे रिएक्शन कर रहा है, CH3CH2Br से। तो पहले आपका क्या बन जाएगा, देखिए। पहले आपका ये बन जाएगा, है ना, और ये आपका X होगा। ये आपका क्या होगा, X होगा और इसका नाम होगा, आपका X का नाम होगा 1-ब्यूटाइन। क्या नाम होगा, 1-ब्यूटाइन नाम होगा, राइट। इसका रिएक्शन हमने फिर से NaNH2 से करवाया, सेकंड CH3CH2Br से करवाया, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3। ये जो आपका होगा वो होगा आपका 3 हेक्साइन होगा। क्या होगा, 3 हेक्साइन। इस हिसाब से करेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1-ब्यूटाइन एंड 3 हेक्साइन। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 48 इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 में एसिडिक कैरेक्टर आपसे कंपेयर करने को बोला है। क्लासरूम में एटलीस्ट 1000 बार तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करवा चुके हैं। कॉन्जुगेट बेस जो होगा उसका ज्यादा स्टेबल होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा, तो ये बेहतर एसिड होगा, राइट। HClO इज ए वीकर एसिड। HClO इज ए व्हाट, वीकर एसिड, राइट। HClO इज व्हाट, ए वीकर एसिड and HClO2 is a stronger acid. HClO3 is more stronger than HClO and HClO2 and HClO4 is the strongest one, right. क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है रेट जो है पहले कितना था, 0.04, है ना। ये रेट 1 है आपका, रेट 1 है और रेट 2 दिया हुआ है 0.03, है ना। 10 सेकंड का स्पैन दिया हुआ है। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू K अपॉन दी कंसंट्रेशन। इसको आपने कंसंट्रेशन 1, इसको आपने कंसंट्रेशन 2 मान लिया, ठीक है। या आप इसको A0 मान लें, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 और T टाइम के बाद कंसंट्रेशन हुआ AT। तो रेट इज इक्वल टू 0.04, है ना, रेट इज इक्वल टू 0.03। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इट दिस मच, राइट। तो अगर आप रेट 1 अपॉन रेट 2 लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.04 अपॉन 0.043 इज इक्वल टू A0 by AT, दैट कम्स आउट टू बी 4/3। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ इज इक्वल टू K का यूज होगा तो K इज इक्वल टू व्हाट, 2.303
अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, लॉग ए नॉट बाई ए टी। यहां से आप लिखेंगे तो 2.303 अपॉन टाइम की क्या वैल्यू दी हुई है 10 सेकंड दिया हुआ है। लॉग ए नॉट बाई ए टी की वैल्यू होगी 4/3, लॉग ए नॉट बाई ए टी की क्या वैल्यू होगी 4/3। यहां से के की वैल्यू आ जाएगी, यस और नो, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, के की वैल्यू आ जाएगी। और के की वैल्यू अगर यहां से मिल जाएगी तो आप यहां से के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेना आप कितना आएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 0.693 अपॉन के। के की वैल्यू कैलकुलेट करके हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले में लिखेंगे और यहां से आपको हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितना होगा आपका 24.1 सेकंड के आसपास होगा। कितना होगा 21.1 सेकंड, 24.1 सेकंड के आसपास होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50 सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्योरली। सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर आपका क्या है, एक प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा। एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनामिक्स पूछ रहा है, जो आपके नोट्स में नोट होगा, आप करके देख लो उसको, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। तो इसमें दो आंसर होगा, दूसरा और तीसरा दोनों आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही ऑर्डर क्या है, गलत है। लिखा है बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन ओ। दिस इज द ऑर्डर ऑफ, क्या लिखा है आपसे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये लिखा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखा हुआ है। ये गलत है, ये ऑर्डर गलत है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आता है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये ऑर्डर उल्टा होना चाहिए। नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया हुआ, आयोडीन फॉलो से ज्यादा आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आपका क्लोरीन और क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन, राइट। ये ऑर्डर गलत है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो ज्यादा होता है, हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल होता है, हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। चलिए, तो सेकंड और थर्ड जो है दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आप दोनों में से कोई भी मार्क करते तो आपका आंसर ठीक हो जाता, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 अगेन बायोमॉलिक्यूल के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत है तो मैसेज करके पूछ ले, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है देखिए। Which of the following statements about hydrogen is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हाइड्रोजन के बारे में इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है बच्चों, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखें क्या कह रहा है, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स इन विच ट्राइटियम इज मोस्ट कॉमन। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम रेयरेस्ट होता है। ट्राइटियम क्या होता है, रेयरेस्ट होता है ना, रेयर होता है। कॉमन तो हाइड्रोजन वाला होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोटियम कॉमन होता है, प्रोटियम कॉमन होता है आपका, ट्राइटियम कॉमन नहीं होता, राइट। तो ट्राइटियम रेयर होता है, प्रोटियम आपका ज्यादा कॉमन होता है, ऐसा नो। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है आपका, इनकरेक्ट है। अब आप देखें फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी गलत है।
ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। जो डाई हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नो, दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही आपका कोई भी करेक्ट हो सकता था, ज्यादा आपका करेक्ट फर्स्ट वाला है, ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि वो आपका दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, जस्ट अ सेकंड। The correct statement regarding a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon. फोर्थ स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly है ना equilibrate with its corresponding enol and this process is called as keto-enol tautomerism। बिल्कुल, एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है? आपका कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म करता है। क्या करता है? कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म करता है। अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से क्या करता है? कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म करता है और इनॉल कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? इनॉल बनाता है, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज द करेक्ट, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 में एक सॉल्ट दिया हुआ है MOI। आपको पता है इसके लिए KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्युबिलिटी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। MOI के लिए है ना, KSP की वैल्यू क्या आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। और NY3 के लिए KSP की क्या वैल्यू आ जाएगी? NY3 के लिए इसके लिए आ जाएगा आपका 27S4। यस, 4S2 27S4, यस, ठीक है। और दोनों के लिए KSP की वैल्यू इक्वल दिया है। यहां से आप सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, यहां से आप सॉल्युबिलिटी निकालेंगे जब MY के लिए S स्क्वायर और 27S3 पावर 4 NY3 के लिए, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो NY3 का ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू MY। NY3 जो मॉलिक्यूल है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू MY। तो सॉल्युबिलिटी वाइज NY3 विल बी मोर सॉल्युबल। यहां पर क्या हो जाएगा? मोर सॉल्युबल, राइट। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 एंड 57। क्वेश्चन नंबर 56 एंड 57 is a purely theoretical question based on polymer and biomolecule। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? देखें, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है मैच दी कॉलम है। आपको पता है साइनाइड प्रोसेस जो होता है, साइनाइड प्रोसेस जो होता है, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड के लिए, यानी कि फोर्थ से मैच हो रहा है ना। बी जो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो जिंक सल्फाइड के लिए, तो सेकंड से मैच हो रहा है। थर्ड देखें, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्युमिनियम है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के लिए यूज हो सकता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डी जो है वो कह रहा है जोन रिफाइन, दैट विल बी यूज्ड फॉर अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम। अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम ये पहले के लिए यूज होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ए जो है वो फोर्थ हो जाएगा, ए जो है वो फोर्थ हो जाएगा, बी जो है वो सेकंड हो जाएगा, सी जो है वो थर्ड हो जाएगा और डी जो है वो 1 हो जाएगा। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है
जब SO2 गैस को हम K2Cr2O7 से पास करते हैं, K2Cr2O7 से पास करते हैं तो होता क्या है, क्रोमियम यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 में, क्रोमियम यहाँ +6 से किस में जाता है, +3 में जाता है, रिड्यूस होता है, और सल्फर को किस में ऑक्सीडाइज करता है, सल्फेट में, सल्फेट में, ठीक है। तो फाइनली जो कंपाउंड बनता है वो बनता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट बनता है, और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है बच्चों, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, राइट, ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना, ग्रीन कलर का होता है, और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट, फोर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल आप बाउ प्रिंसिपल यूज करिए, है ना, आप बाउ प्रिंसिपल यूज करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कह रहा है टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, अब अगर सेम ऑर्बिटल होता है, दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर इनका अलग अलग होता है, क्या होता है, इनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होता है, इसका स्पिन क्वांटम नंबर होता है +12 और इसका कम स्पिन क्वांटम नंबर होता है -12, ये आपका +12 और ये होता है आपका -12, +12 एंड -12, +12 एंड -12, राइट, +12 एंड -12, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंट होता है इनका, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कॉपर का, देखो HNO3 के साथ हीटिंग के मैंने सारे ट्रिक आपको बताए हैं। कॉपर का कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगा, अगर कॉपर का कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगा बच्चों तो होगा क्या, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, है ना, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस रिलीज होगा। तो कॉपर के साथ HNO3 की हीटिंग का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डाइल्यूट HNO3 हो चाहे वेरी डाइल्यूट HNO3 हो, तो ये आपको ढंग से याद रखना है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर आपको HNO3 का ट्रिक नहीं याद आ रहा है तो नोट्स देख के एक बार देखिए, ठीक है, HNO3 का ट्रिक पढ़ाया हुआ है तो उसको पढ़िए, राइट, ठीक है, इसको नोट करिए। सिक्सटी टू देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 63 देखिए क्या कह रहा है, which are the following reagent would distinguish cis cyclopentane 1,2-diol with its trans isomer, cyclopentane 1,2-diol, है ना, cyclopentane 1,2-diol CH3CH2, ये सिस है आपका, सिस साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइऑल, सिस साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइऑल, और ये आपका ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइऑल, ये क्या आपका ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइऑल, ठीक है। तो एसीटोन यूज करेंगे, अगर एसीटोन यूज करोगे आप, एसीटोन का रिएक्शन करवाओगे सिस और ट्रांस दोनों से, ठीक है, आप क्या करोगे, एसीटोन का रिएक्शन करवाओगे, है ना, दोनों से एसीटोन का रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी,
यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ये आपका क्या है, एसीटोन है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। एसीटोन से आप इसका रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिस वाले का रिएक्शन कराओगे अगर एसीटोन से एसिडिक मीडियम में करवाना पड़ेगा, तो होगा क्या, साइक्लिक एसिटल बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लिक एसिटल बनेगा। एसिटल की फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, एसिटल की फॉर्मेशन होगी। तो इस मेथड से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइवाल है और कौन सा ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइवाल, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। आपको पता है स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। तो डेल्टा जी हर टेम्परेचर पे निगेटिव तभी हो सकता है ना, ये सब पढ़ाया जा चुका है नोट्स में। जब डेल्टा एच आपका लेस देन 0 और डेल्टा एच जो है वो आपका ग्रेटर देन 0, जब डेल्टा एच जो है लेस देन 0 और डेल्टा एस जो है वो आपका ग्रेटर देन 0, राइट। डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, राइट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लेस देन 0 यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंट्रोपी रिएक्शन की इंक्रीज हो रही है, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है लिथियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 530 है ना kg per meter cube and its atomic mass is 6.94 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट एज लेंथ। अब होता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका जेड जो कि बीसीसी के लिए 2 आ जाएगा, जेड की वैल्यू इनटू मोलर मास। लिथियम का मोलर मास भी आपको पता है 7 होता है, अपॉन Na की वैल्यू आपको दिया हुआ है, Na की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6.022 into 10 to the power 23 into a क्यूब, जहां पे a आपका क्या है, एज लेंथ है। तो आपको सब कुछ पता है, आपको डेंसिटी की वैल्यू पता है, आपको डेंसिटी की वैल्यू पता है, आपको z की वैल्यू पता है, आपको m की वैल्यू पता है, आपको Na की वैल्यू पता है। आपसे एज लेंथ पूछ रहा है, बस यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही सिंपल इक्वेशन लगा करके आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे एज लेंथ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ता है ना, आप सबको ये वाला ऑर्डर याद करना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 66 में जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पिक ऑर्डर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पिक ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पिक ब्रोमीन है ना, क्लोरीन का ज्यादा होता है, किससे, ब्रोमीन से। ब्रोमीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन का ज्यादा होता है आयोडीन से। अब ये फ्लोरीन का कम क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन होता है बच्चों। क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, राइट। चलिए इसको आप नोट करिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 एनाल्जेसिक पूछ रहा है आपसे, सिंपल है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एवरीडे लाइफ का। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है आपको, फिर नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को डाला, दोनों का डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होगा। तो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ O2, रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ, या आप H2 ऊपर लिख लीजिए चाहे तो, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, O2 मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ H2, ये होता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये, ठीक है। तो यहां से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट में O2 का मास होता है 32 और हाइड्रोजन का मास होता है 2, ये आ जाएगा 4। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 4 गुना। हाइड्रोजन का
जो रेट है वो 4 गुना ज्यादा है। हाइड्रोजन का रेट क्या है? 4 गुना ज्यादा है। हाइड्रोजन का रेट क्या है? 4 गुना ज्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का रेट क्या है? 4 गुना कम। ऑक्सीजन का रेट क्या है? 4 गुना कम। तो जितनी देर में हाइड्रोजन का 1/2 मतलब हाफ पार्ट होगा, है ना, हाफ फ्रैक्शन स्केप होगा, जितनी देर में हाफ फ्रैक्शन स्केप होगा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 4 गुना कम है रेट। ऑक्सीजन का 4 गुना कम है रेट, ठीक है। तो जितनी देर में हाइड्रोजन का हाफ पोर्शन होगा, ऑक्सीजन का क्योंकि 4 गुना कम है रेट, उतनी देर में ऑक्सीजन का 1/8 पोर्शन स्केप होगा, राइट। 1/8 पोर्शन स्केप होगा। तो 1/8 इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 इज ए इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? अगर हमने KHSO4 डाल दिया, जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं बेंजीन का, जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं बेंजीन का, तो होता क्या है बच्चों? हम HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करवाते हो, नाइट्रेशन हो जाता है। कह रहा है अगर KHSO4 हमने इसमें डाल दिया, बहुत सारे अमाउंट में KHSO4 डाल दिया, तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा या फास्ट होगा? रिएक्शन का रेट स्लो होगा या फास्ट होगा? तो आंसर होगा आपका स्लो होगा। क्यों स्लो? इसलिए हो जाएगा बच्चों क्योंकि KHSO4 क्या करेगा? वो H2SO4 के आयनाइजेशन को स्लो करेगा। इसका आयनाइजेशन क्या करेगा? KHSO4 की वजह से H2SO4 का आयनाइजेशन क्या होगा? कम होगा। KHSO4 की वजह से H2SO4 का आयनाइजेशन कम होगा, पर इवेंचुअली रिएक्शन क्या होगी? थोड़ी सी स्लोअर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आपको, है ना, ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है रिपल्सन का। तो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। VSCPR थ्योरी के हिसाब से रिपल्सन का ऑर्डर आपको बताना है। तो रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा होता है रिपल्सन लोन पेयर में, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर होता है बॉन्ड पेयर में, राइट। रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है वो लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है कि कैल्शियम CaC2 का, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन जब नाइट्रोजन से होता है तो क्या बनता है? तो बनता है नाइट्रोलिन बनता है। क्या बच्चों बनता है? नाइट्रोलिन, CaCN2। क्या बनता है? नाइट्रोलिन, CaCN2 बनता है बच्चों। क्या बनता है? नाइट्रोलिन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोलिन बनता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आपका क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पे बेस्ड है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये क्या होता है आपको? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है? DLNP। तो ये शायद आपको याद ही होगा, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें इसको, ठीक है। डेल्टा HB RT², है ना, ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है मेनली, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, राइट। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट होगा नहीं, तो आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है शेप बताना आपको। HCF6 का शेप सिंपल है एकदम, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो पहले का तो HCF6 का आपका A का तो 1 हो जाएगा, B आपका किसकी बात कर रहा है? HCO3 का।
इसका शेप पिरामिडल होगा, तो थर्ड आएगा। सी कह रहा है आपसे XeF4 का, है ना, इसका शेप कैसा होगा आपका, नहीं XeOF4 का, XeOF4 का, XeOF4 क्या है आपका, इसका शेप कैसा होगा, सी जो XeOF4 का स्क्वायर पिरामिडल होगा, क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, फोर्थ स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट है आपका डी XeF4, इसका जो शेप है वो होगा आपका स्क्वायर प्लेनर सेकंड, स्क्वायर प्लेनर सेकंड। तो इस हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लॉन्गेस्ट तब होगा जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा लंबा बॉन्ड होगा, जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उतना ही लंबा बॉन्ड होगा। और सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी दिए गए ऑप्शंस में से FeCO4 में, FeCO4 2- में, इसमें आपका मैक्सिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, मैक्सिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग इन गिवन ऑप्शन, मैक्सिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। और जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा बच्चों उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 75 आपका E0 आपका बोला, E0 आपका किसके इक्वल होता है, E जो है वो किसके इक्वल होता है, -0.059 अपॉन एन लॉग, है ना, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ होल स्क्वायर, राइट। कह रहा है कि पोटेंशियल जीरो करना है, पोटेंशियल जीरो करना है, उसके लिए लॉग जो है, लॉग प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+ स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो आना चाहिए आपका 0 के इक्वल, सॉरी ये 0 के इक्वल आना चाहिए। अब लॉग प्रेशर ऑफ H2 और H+ के कंसंट्रेशन होल स्क्वायर आपका 0 के इक्वल है, तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+ का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। प्रेशर ऑफ H2 कितना आ जाएगा, H+ कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर वाटर में स्क्वायर, तो प्रेशर ऑफ H2 कितना आ जाएगा बच्चों, 10⁻14 ATM आ जाएगा, राइट। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि कैटलिस्ट का यूज करने से क्या चीज कम हो जाता है, क्या चीज बदल जाती है। तो मान लो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा था, तो कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैटलिस्ट यूज करने से घट जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 में A+ और B- का रेडियस दिया हुआ है। तो आप क्या काम करिए, रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो ऑफ कैटायन प्लस रेशियो ऑफ एनायन, है ना। रेशियो ऑफ कैटायन और रेशियो ऑफ एनायन निकालेंगे इस केस में तो आएगा 0.53 के आसपास, 0.53 के आसपास आएगा। ये रेशियो कितना आ जाएगा, 0.53 के आसपास। अब 0.53 किसके किसके बीच में, 0.414 और 0.732 के बीच में। ये वैल्यू किसके बीच में, 0.414 और 0.732 के बीच में, 0.414 और 0.732 के, राइट। तो होना क्या चाहिए, देखो 0.414 और 0.732 है आपका, ठीक है, 0.414 और 0.732 के बीच में, यानी कि ये कौन सा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बच्चों। कौन सा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है फॉस्फेनिक और फॉस्फोनिक एसिड की बात कर रहा है। फॉस्फेनिक और फॉस्फोनिक एसिड की बात कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि फॉस्फेनिक एसिड जो मोनोप्रोटिक एसिड, फॉस्फेनिक क्या होता है? मोनोप्रोटिक होता है। फॉस्फेनिक क्या होता है? मोनोप्रोटिक होता है। और फॉस्फोनिक क्या होता है? डाइप्रोटिक होता है। फॉस्फोनिक क्या होता है? डाइप्रोटिक होता है। बिल्कुल ठीक। फॉस्फेनिक कैसा होता है? देखिए फॉस्फेनिक एसिड होता है आपका H3PO2। ये कैसा होता है? मोनोप्रोटिक होता है। कैसा होता है? मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटिक। और फॉस्फेनिक कैसा होता है? H3PO4। ये कैसा होता है आपका? डाइप्रोटिक। ये कैसा होता है? डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक होता है, राइट। फॉस्फेनिक कैसा होता है? H3PO2। और फॉस्फोनिक कैसा होता है? H3PO4। तो मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, यस और नो? चलिए 79 क्या कह रहा है? फॉग क्या होता है? फॉग एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल है किसका? लिक्विड इन गैस का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस का। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है आपसे which of the following statements about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? बेंजीन और टोलुइन का कौन सा है ना, क्या चीज सही है? बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या दिया हुआ है? प्योर स्टेट में बेंजीन का दिया हुआ है 12.8 किलो पास्कल और टोलुइन का दिया हुआ है, टोलुइन का दिया 3.8 किलो पास्कल। यानी कि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बेंजीन इजीली वेपोराइज हो जा रहा है। बेंजीन क्या हो जा रहा है? बेंजीन जो है आपका वो इजीली वेपोराइज हो रहा है। क्या हो रहा है? इजीली वेपोराइज हो रहा है। इजीली वेपोराइज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बच्चों? इजीली वेपोराइज हो जा रहा है बेंजीन। अगर बेंजीन इजीली वेपोराइज हो रहा है, ध्यान दें, अगर बेंजीन इजीली वेपोराइज हो रहा है यानी कि वेपर जब बनेगा तो उसमें बेंजीन का मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा बच्चों। उसमें बेंजीन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेपर विल कंटेन, वेपर विल कंटेन, वेपर विल कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ, हायर परसेंटेज ऑफ, हायर परसेंटेज ऑफ, हायर परसेंटेज ऑफ, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है आपसे स्टैगर्ड और क्लिफ्ट फॉर्मेशन ऑफ, है ना, इथेन। इथेन की बात कर रहा है तो इथेन का एक्लिफ्ट कन्फर्मेशन कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। एक्लिफ्ट कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये एक्लिफ्ट है। और स्टैगर्ड जो होता है वो कैसा होता है? वो ऐसा है। ये स्टैगर्ड है। ये कैसा है? स्टैगर्ड है। ठीक है, स्टैगर्ड है। तो देखो स्टैगर्ड में क्या हो रहा है, इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन एक्लिफ्ट कन्फर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। आप देख भी पा रहे हैं कि स्टैगर्ड में रिपल्सन कितना कम है, स्टैगर्ड में रिपल्सन इतना ज्यादा कम है, राइट। रिपल्सन कम होने की वजह से क्या है? स्टैगर्ड में रिपल्सन कम है, इसी वजह से वो क्या है? ज्यादा स्टेबल है ना। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 में किसका रिएक्शन पहले किसके साथ करवाया? NaH के साथ करवाया है। ये बन गया O माइनस Na। इसका रिएक्शन फिर मिथाइल आयोडाइड से करवाया है। फाइनली जो बना है वो ये बन गया है। और ये कौन सा रिएक्शन है? ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? देखें क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि एल्डिहाइड का अगर रिएक्शन प्राइमरी अमीन से होता है, एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर प्राइमरी अमीन से होता है तो क्या होता है? बनता है उसमें सिर्फ बेस बनता है। क्या बनता है? सिर्फ बेस बनता है। सिर्फ बेस बनता है, राइट। सिर्फ बेस बनता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो सेकंड को देखें आप, सेकंड को देखो तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ये दोनों जो बेंजीन रिंग है ये दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ये दोनों जो है आपके वो अलग अलग प्लेन में होंगे, नोट्स का क्वेश्चन है सीधा सीधा। ये दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, पीओएस क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट होगा बच्चों। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट होगा। पीओएस क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, रिएक्शन के टाइप पूछ रहा है। तो बहुत आसानी से देख है कि ए जो है वो कैसा रिएक्शन है, एलिमिनेशन हो रहा है। ए कैसा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ए जो है उसमें एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। बी जो है उसमें ब्रोमीन को OH माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। वो कैसा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो वो हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सी जो है वो क्या है आपका, एडिशन रिएक्शन। वो क्या है आपका, एडिशन रिएक्शन। तो ए एलिमिनेशन रिएक्शन, बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सी कैसा आपका, एडिशन रिएक्शन है। सी कैसा है आपका, एडिशन रिएक्शन है ना। तो ए एलिमिनेशन, बी सब्स्टिट्यूशन, सी क्या है आपका, एडिशन रिएक्शन है। इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कह रहा है। उसमें आप RLVP निकाल लीजिए। पहले आप क्या करिए, RLVP निकाल लीजिए। दैट विल बी P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N टोटल। और इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। इसको आप क्या लिख सकते हैं, N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। राइट, N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज करके आप क्या निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। आप क्या निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। राइट, यहां का यूज करके क्या निकल जाएगा आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। राइट, इसका जब आप यूज करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको सिंपली क्या करना, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, है ना। आपको सिंपल क्या करना है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 760 माइनस 732 अपॉन 760। N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट आप कैसे लिख सकते हैं, W सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट अपॉन M सॉल्वेंट। यहां से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, यहां से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 31.75 ग्राम पर मोल। ये कितना आ जाएगा, 31.75 ग्राम पर मोल। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डेल्टा टी भी निकाल देना है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। ठीक है, यहां से अगर आप डेल्टा टी बी निकालोगे तो आएगा 1.06 डिग्री सेल्सियस। फाइनली जो आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, देखिए वो आ जाएगा 100 प्लस 1.06 यानी कि लगभग 101 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। राइट, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 आपका प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्या आपका प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, एरिल एमीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बेसिक नेचर जो होता है बच्चों, बेसिक नेचर जो होता है वो एरिल एमीन का क्या होता है, नॉर्मल एमीन से कम होता है बेसिक नेचर। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो एरिल एमीन होता है उसका जो लोन पेयर होता है रेजोनेंस में पार्ट लेता है, डीलोकलाइज्ड रहता है। क्या रहता है, रेजोनेंस में पार्ट लेता है, ये डीलोकलाइज रहता है। क्या रहता है, डीलोकलाइज रहता है, रेजोनेंस में पार्ट लेता है और क्या रहता है, डीलोकलाइज रहता है। रेजोनेंस में पार्ट लेता है और क्या रहता है, डीलोकलाइज रहता है। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये लेस बेसिक होता है। इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 प्योरली बायोमोलिक्यूल का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछ रहा है कि एक आपको मॉलिक्यूल दिया है, एक एनायन दिया है, पूछ रहा है इसमें जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में है, राइट, वो किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, जस्ट ए सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एक मॉलिक्यूल दिया आपको कौन सा, CS3, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इसमें कह रहा है कि ये जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में है बच्चों। क्या कह रहा है, ये लोन पेयर जो है वो किस ऑर्बिटल में। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाले एटम का तो इसका आएगा sp3, राइट। क्या आएगा, sp3 आएगा। इसका निकालोगे तो क्या आएगा, sp आएगा, और इसका भी निकालोगे तो sp आएगा। तो लोन पेयर के बारे में पूछ रहा है ना, कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होगा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें प्रेजेंट होगा, sp ऑर्बिटल में। किसमें, sp ऑर्बिटल में। इस हिसाब से sp ऑर्बिटल के हिसाब से तो ये जो लोन पेयर है वो किसमें प्रेजेंट होगा, sp ऑर्बिटल में, राइट। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका sp3 आएगा, इसका sp आएगा, और इसका भी आपका क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। इस हिसाब से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट है, sp ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर। वो किसमें चला जाएगा आपका, sp ऑर्बिटल में चला जाएगा, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पेपर जरूर है ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा आसान था। आजकल जैसे पेपर आ रहे हैं, जिस हिसाब से आजकल पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से पेपर तो कठिन ही था, है ना। मान लीजिए कि 10-15 सवाल तो ऐसे थे ही जो आज के पेपर के हिसाब से काफी कठिन थे। ओवरऑल इस पेपर में मेरे हिसाब से अगर आपके अटेम्प्ट करने के बाद बिल्कुल फ्रेश अटेम्प्ट कर रहे हैं और ओवरऑल इस केमिस्ट्री पेपर में आपके स्कोर 130-140 आए हैं तो उसको डिसेंट कहेंगे। 150 से ऊपर है तो एक्सीलेंट। अगर इस पेपर में भी आपके 150 से ऊपर सही हुए हैं तो एक्सीलेंट अटेम्प्ट, ठीक है। और 170 हुआ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। 150 से ऊपर हुए, अगर पहली बार में 150 से ऊपर हो रहे हैं तो एक्सीलेंट कहूंगा। 120-130 इज क्वाइट गुड, 130 इज गुड, 120, 110, 100 इज एवरेज, और उससे नीचे तो खराब हो जाएगा, राइट। कैसा भी पेपर हो 100 तो आपका ठीक होना ही चाहिए। ठीक है गाइस, नीट 2016 के फेज 1 के केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन होता है यही खत्म। मिलेंगे हम अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें गाइस। टेक केयर, टाटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय बाय।